नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे पर। हम सुन रहे हैं हजारों ख्वाहिशें। अगर आपने पिछले भाग अब तक नहीं सुना तो पहले जरूर सुनिए। तो चलिए सुनते हैं हजारों ख्वाहिशें भाग 13। मेरा कुछ सामान। अब किसी डॉक्टर ने तो कही न थी कि भैया प्यार में पड़ जाओ। हम खुद ही गए थे इस दरिया में डूबने, सो नतीजा तो भुगतना ही था। वो 24 घंटे जिंदगी के सबसे भयानक और भारी दिन के रूप में बीते। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद जो भी हुआ वह सिर्फ दिल तोड़ने वाला नहीं था। मानो शरीर चीर के किसी पिशाच ने हृदय निकाला, सिलबट्टे पर पीसा और फिर उसे निचोड़कर सारा खून पिया। पिंटू 2 दिन मेरे पास रुका, मेरे साथ ही लाइब्रेरी में बैठा रहता। उसने गुस्से में मेरा फोन उठाकर फेंक दिया था और बदले में नया फोन और सिम ला कर दिया। इस बार फिर जाने से पहले समझा कर गया, तुम साले बस 10 दिन काट लो, नहीं हो रही पढ़ाई, कोई बात नहीं, बस साहस रखो, तैयारी तुम्हारी अव्वल है, बस जो कुछ पढ़ा है उगल देना वहां जाकर। अभी अगर रोए ना, जिंदगी भर रोना पड़ेगा। लड़की दोबारा आ जाएगी मेरे दोस्त, पर यह पीली बत्ती याद रखना, दोबारा नहीं आएगी। मैंने वह 10 दिन किसी लाश की तरह जिंदा रहकर काटे। लाइब्रेरी में पड़ा रहता था। क्या पढ़ता था, क्या करता था, कुछ नहीं पता, बस जिंदा रहा। इंटरव्यू से 1 दिन पहले पिंटू फिर आया, इस बार बिना बताए। खास तौर से इंटरव्यू के लिए नया सूट, शर्ट और जूते लेकर आया था। उसने मुंबई के लिए फ्लाइट की टिकट्स करा के रखी थी। चाहता था कि मैं वहां जाकर कुछ दिन रहूं। गोवा घूमने का प्लान भी बनाया था, पंडित जी और आयशा के साथ। सुबह मुझे शाहजहां रोड स्थित यूपीएससी की बिल्डिंग तक छोड़ा और फिर अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। इतने साल जिस बिल्डिंग में घुसने के लिए जी जान लगा दी थी, जिन सपनों को पूरा करने की इतनी जद्दोजहद की थी, आखिर उस मंजिल के अंतिम पड़ाव पर मैं पहुंच चुका था, सफलता के काफी करीब। यही तो चाहता था आखिर। पर आज मेरे दिल में इस इंटरव्यू की कोई अहमियत नहीं रही। किस लिए किया यह सब, क्यों आखिर? खुद के लिए? अपने सपनों को रौंदते हुए ही तो मैं इस पहाड़ पर चढ़ा था, जहां से सिवाय उड़ान भरने के मेरे पास उतरने का कोई साधन नहीं। लंबे इंतजार के बाद आखिर मेरा नंबर आया। जिंदगी में इतना कैजुअली तो मैं बैंक में पैसे निकालने के लिए भी नहीं घुसा। न कोई हिचक और न कोई स्ट्रेस, जैसे इंटरव्यू देने नहीं, लेने जा रहा हूँ। जाने कहाँ से एक अजब सा कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ गया। शायद इसलिए क्योंकि मेरा मन जानता था कि अच्छे से तैयारी की थी। शायद इसलिए भी क्योंकि मेरा फ्यूचर अब सामने बैठे इंटरव्यू बोर्ड की मेहरबानी पर नहीं टिका था। इंटरव्यू कैसा गया नहीं जानता, बस इतना याद है कि ज्यादातर सवाल के जवाब दे दिए। जितना पूछा उतना बताया, न ज्यादा न कम। फ्री होकर तुरंत वहां से निकला। घर पहुंचा तो एक खत मेरा इंतजार कर रहा था। एनवलप पर एक जानी पहचानी खुशबू थी। इससे पहले कि कोई ख्याल बेवजह अपेक्षाओं का पहाड़ मेरे सामने खड़ा करके रख देता, मैंने तुरंत लिफाफा फाड़ा और हिम्मत जुटाकर खोला। सब कितना फिल्मी था ना, इससे पहले कि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ भी पता चलता। अदिति काकभूषणी बनकर सारी रामायण माँ को सुना आई थी। बची कसर नेहा ने पूरी कर दी। हाँ, उसके भाई से शादी फिक्स हुई है। इधर माँ ने कसम खा ली थी, कहा अगर कोई भी गलत कदम उठाया मेरा मरा मुंह देखेगी। उधर पापा को चिंता थी कि ताया जी क्या कहेंगे, मामा जी क्या सोचेंगे। तुम सच कहते थे, हमारे मिडिल क्लास सपनों के लाक्षागृह अक्सर कौरव जैसे रिश्तेदार जला देते हैं। पर वह चुप्पी किसी साजिश के तहत नहीं की गई थी। माना तुम्हारी नजरों में अपराधी हूं, वादा खिलाफी की है, मानती हूं, पर बगावत करती भी तो कैसे? इतना किया जिन लोगों ने, उनसे लड़ने का साहस नहीं था मुझ में। फिर तुम्हें फोन भी कितना ट्राई किया, तुमसे बात करने के लिए बेचैन थी, यह सोचकर कि कहीं तुम। फिर पिंटू को कॉल किया, उसने कहा कि तुम ठीक हो, हिदायत दी कि इंटरव्यू से पहले तुमसे कोई बात ना करूं। शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली आई हूं।
अगर मौका मिले तो एक बार बात करना, आवाज सुनना चाहती हूँ। शायद आखिरी बार। नीचे अपना नया नंबर लिखा है, इस पर मैसेज करना। एक शराबी को एक बोतल दिखाओ, वह शायद उसे पीने का लालच न दिखाए। एक चेन स्मोकर को सिगरेट दिखा दो या फिर किसी नशेड़ी को चरस, वह भी शायद देखकर दूर भाग जाए। पर अगर एक चोट खाए आशिक को बावरी बसंती हवा का एक झोंका मिल जाए तो वह उसमें भी अपनी महबूबा के लिए महल बना लेगा और अपना सब कुछ भूलकर उसमें जाकर रहने लगेगा। खुद को बहुत रोका पर अपने आप हाथ फोन पर चलने लगा। खुद ब खुद कुछ लिखने लगे जिसका असर उस पर होना नहीं है ये भी पता था। फिर भी उसे उन सब बातों का एहसास कराना जरूरी था जिन्हें वह खुद मानती आई थी पर अब भूल चुकी थी। क्या होता अगर सीता सोचती खामखा होगा युद्ध और नरसंहार और मान लेती रावण की बात, या फिर अर्जुन छोड़ देता शस्त्र, लेता विदा युद्ध भूमि से चुपचाप। क्या होता अगर भीम भूल जाता द्रौपदी का अपमान और माफ कर देता दुर्योधन सहित दुशासन का अपराध, या भगवान कृष्ण न निकालते सुदर्शन चक्र, कैसे होता उस पापी शिशुपाल का वध। माना जब युद्ध होता है तो असंख्य सैनिक मरते हैं, पर मत भूलो कितने पापियों के अभिमान भी साथ में टूटते हैं। समाज को सबक मिलता है और फिर वह दोबारा वही भूल करने से डरता है। हमेशा की ही तरह उसके पास मेरे हर पलटवार का जवाब था। बातों में उससे अब तक कोई भी जीता है भला। कृष्ण का जन्म सिर्फ राधा के लिए नहीं हुआ, उन्हें गीता कहनी थी, धर्म की स्थापना करनी थी। राम का जन्म सिर्फ सीता के लिए नहीं हुआ, उन्हें रावण के अहंकार की हत्या कर आदर्श राज्य की स्थापना करनी थी। बिछड़े तो राम और सीता भी थे, राधा और कृष्णा भी कभी साथ न रह सके। पर न कृष्ण ने राधा को कभी मन से दूर किया और न राम ने सीता के सिवा किसी और को अपनाया। मिलना उनकी किस्मत में लिखा ही नहीं था। जब भगवान इस अभिशाप से न बच सके, फिर हम तो लाचार मनुष्य हैं। जो वक्त था खुशी खुशी हमने जी लिया। सोचा न था कि कभी ऐसे मोड़ पर दो राहें जुदा हो जाएंगी। आगे तुम्हें नई चुनौतियां मिलेंगी, नए साथी भी। वह युद्ध तुम्हें लड़ने हैं। यह मेरा युद्ध था जो मैं हार गई। मुझे माफ करना, मैं अर्जुन न बन सकी। भगवान कृष्ण प्रैक्टिकल थे, तुम वैसे ही बनना। इसलिए कह रही हूं, मूव ऑन। मूव ऑन कितना आसान है न कहना। इनर्टिया के सिद्धांत को शायद मैं अब पूरी तरह समझ पाया था। जान गया था कि आखिर क्यों कोई बॉडी अपनी ही जगह पर अटल रहना चाहती है। कुछ देर में खुद उसका कॉल भी आ गया। कैसा हुआ इंटरव्यू? उसने कुछ तकल्लुफ के साथ पूछा। पता नहीं, बस दे दिया। अच्छा होगा रिजल्ट, तुम देखना। परिणाम तो मेरे सामने है। इंटरव्यू में सिलेक्टेड था, पर तुम्हारे घर वालों ने कास्ट सर्टिफिकेट देखते ही डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब और क्या देखना बाकी रह गया। हर बार वही एक बात, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ो। मेरी बात को इग्नोर करते हुए वह बोली। रेत पर मरमरी आरजुओं का महल बनाने चले थे। समुंदर की एक लहर आई और सारी ख्वाहिशें धूमिल हो गईं। और एक मैं हूं जो इस गीली रेत को अभी भी लेकर बैठा हूं। गीली मिट्टी से घड़े बनते हैं, घर नहीं, उसने डांटते हुए कहा। तो फिर उसी घड़े में भर लूंगा वह सब यादें और सभी सपने, और रखूंगा उसे अपने ही घर में। ऐसा मत करना, वह आशियां भी मिट्टी हो जाएगा। भूल जाओ सब, यही सही है। क्या क्या भूल जाऊं? सही तो यह था कि मिलकर कुछ सोचते, कोई तरीका निकालते, लड़ते, यूं हार न मानते। और कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा वक्त तो दिया होता, रिजल्ट का तो इंतजार किया होता। वक्त मेरे पास था ही कहाँ, इसी महीने शादी है। खैर छोड़ो, अब जो भी हुआ यहीं पर हो। आखिरी बार घर नहीं आओगी? वह घर मेरा नहीं, कभी तो था, पर अब नहीं। फिर तुम्हारा सामान? कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, बहाना बनाकर आती हूं, तुम निकाल कर रखना, ज्यादा वक्त नहीं होगा। चलो इस बहाने ही सही, मेरे हिस्से में यह आखिरी मुलाकात तो है।
अलमारी में हमारी बीते सालों की यादों का पूरा ब्रह्मांड था। यादों के जखीरे में वो किताबें थीं जो हम एक दूसरे को जन्मदिन पर गिफ्ट किया करते थे, जिनके पन्नों के बीच माजी के फूल महफूज रखे थे। वो सभी तस्वीरें थीं जो वह खींचा करती थीं। मेरी निगाह एकाएक उस फोटो फ्रेम पर पड़ी जिस पर हमारी तस्वीर थी, पहाड़ की चोट पर खड़े आसमान में उड़ने की तमन्ना लिए। तस्वीर में वह चेहरे थे जिनसे बेवजह मुस्कुराहट फूट पड़ती थी। वह सभी लम्हे जो उन तस्वीरों में कैद थे, जिनमें झांककर हम दोबारा उन पलों में वापस चले जाया करते थे। उस अलमारी में वह खत थे जो हम एक दूसरे को लिखा करते थे, कभी प्यार के इजहार के लिए, कभी मनाने के लिए, कभी ऐसे ही बेवजह। किस किस चीज का बंटवारा करता, क्या निकालता क्या रखता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। दम घुट रहा था सो खिड़की खोल ली। बौखलाई हुई आंधी अपने साथ पुराने खतों और यादों को ले जाना चाहती थी, दूर किसी समुंदर में दफनाना चाहती थी। मैंने खिड़की को बंद कर दिया, फिर घंटों तक उन खतों को हर्फ दर हर्फ को समझता रहा। इनकी सच्चाई का भी शायद कोई पैमाना होता। मेरी नासमझ आंखों ने आने वाली सुनामी को भांप लिया होता। सत्र और कर्म का फल हमेशा ही मीठा हो, जरूरी नहीं, सच है, पर फल उगने का इंतजार किए बिना उस वृक्ष को जड़ समेत उखाड़ फेंकना, क्या यह सही था? उसी वृक्ष को जिसे कितने प्यार और मेहनत के साथ सींचा था। कागज की कश्ती पर सवार तालाब में बिना पतवार बह रहे थे। पता नहीं था एक दिन सब घुल जाना है। शाम को दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो वह सामने सर झुकाए खड़ी थी। एक लंबी खामोशी के बाद खुद ही पूछा, अंदर आ सकती हूँ? इससे पहले कि मैं आगे कुछ और बोल पाता, उसने खुद ही क्लियर कर दिया, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जल्दी निकलना होगा। सामान लेकर कैसे जाओगी? टैक्सी से आई थी, उसी में। क्या यह सब सामान अपने घर लेकर जाओगी? काश ले जा सकती। रास्ते में गंगा मिलेगी, उसे तोहफे में दे आऊंगी। वह कमरे में मौजूद हर चीज को तिरछी निगाहों से देख रही थी। मेरी नजर पड़ती तो इग्नोर करने लगती। जैसा छोड़ के गई थी सब कुछ है, वैसा ही है, और वहीं बस तुम ही नहीं। उसका ट्रॉली बैग थामते हुए मैंने कहा, चुराया हुआ डायलॉग है। हल्के से मुस्कुराकर उसने कहा, कहानी भी तो। खैर, बैग हल्का लगता है। मेरे लिए कुछ नहीं लाई? नहीं, तुम्हारा सब मेरे पास रहेगा, पर अपना सब वापस लेकर जाऊंगी। तुम्हें इतना तो जानती हूं, तुम संभाल नहीं पाओगे। मुझसे नजरें चुराते हुए उसने कहा, सामान को? नहीं, खुद को। उसकी नजर चाबी के छल्ले पर पड़ी। इसे बदला नहीं अब तक। कीरिंग हाथ में लेते हुए उसने कहा, नहीं, कहा था ना, मैं नहीं बदलूंगा। तुम बैठो, मैं चाय बनाता हूँ फटाफट। मैं नहीं पीऊंगी, अब पीना बंद कर दिया, एसिडिटी होने लगी है। अच्छा, चॉकलेट केक लाता हूँ। अभी कहाँ वक्त है इन सब चीजों का, तैयार रखा है, तुम्हारे लिए ही बनाया था। नहीं मन नहीं, फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। अपने घर पर माना कि मजबूरी होगी, पर यहाँ पर भी इतनी सख्त, इतनी रूखी, इतनी पत्थर। क्या बर्फ पिघलकर फिर नदी नहीं बन सकती? मैंने उसे आशा भरी निगाह से देखते हुए कहा, नदी को समुंदर तक जाने के लिए अपनी जान देनी पड़ती है, तो फिर समुंदर खुद चलकर आ जाएगा। आया तो था और सुनामी में सब तबाह भी कर दिया। नहीं, अब खामखा बहस न करो। जो तुमने और बातों के लंबे लंबे पुल बनाए, मैं उसी पुल से कूद कर जान दे दूंगी। उसने दो टूक कहा। मैंने गुस्से में अलमारी खोली और सारा सामान निकालकर उसके सामने रख दिया। यह तुम्हारा लैपटॉप, अपनी तस्वीरें मैंने डिलीट कर दी हैं। तुम्हारी तस्वीरें तुम खुद डिलीट करना। ये तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, ये फोटो फ्रेम, ये किताबें जिसमें से तुम कविता पढ़ के सुनाया करती थीं, ये तुम्हारे कृष्ण भगवान राधा संग बांसुरी बजाते हुए, तुम्हारे सभी खत जो मैंने गुस्से में जला दिए, यह रही उनकी राख। कुछ लम्हे अभी भी सुलग रहे होंगे इनमें, ध्यान से पकड़ना, हाथ न जल जाए तुम्हारा। ये लाल साड़ी जो तुमने खरीदी थी,
एंगेजमेंट में इसे ही पहनना, खूबसूरत लगोगी। पर किसके साथ खरीदी थी यह मत बताना। ये तुम्हारा आईना, कभी हिम्मत हो तो इससे नजरें मिलाना। एक एक कर सारा सामान अलमारी से निकालकर उसके सामने फेंकते हुए मैं कहता रहा। थोड़ी चुप्पी उसने तोड़ी, कुछ मुझे दे दी। बेपरवाही की कुछ छींटे उसने मुझ पर उछाली। मैंने कुछ दाग उसके दामन पर टांग दिए। उदासी का एक टुकड़ा उसने तोड़ा, आधा मुझे तोहफे में दे दिया। हर एक चीज का बंटवारा हो रहा था। ठीक है, घर वाले नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करते शादी, ऐसे ही रहते हैं जैसे रहते थे। और तुम भी तो यही कहती थी हमेशा कि शादी करना इतना ही जरूरी क्यों है। अब तुम्हारे लिए ये सब इतना जरूरी कैसे हो गया? हाथ से फिसलती रेत को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, मेरे चाहने भर से हर चीज नहीं हो सकती। उसने नजरें चुराते हुए कहा, अगर चाहा होता ना तो हो जाता। अगर चाहा होता तो। उसकी आंखों में देखते हुए मैंने कहा, चाहा था, नहीं तो आज तुमसे मिलने नहीं आती आखिरी बार। नहीं चाहती थी कि जब तुम मेरे घर से जलील होकर गए थे, वो हमारी आखिरी मुलाकात हो। तुम्हारे सामने मैं कभी कमजोर नहीं रही और न तुमने कभी मुझे कमजोर होने दिया। पर वहां मैं एक गुलाम हूं और मैं गुलाम बनकर वहीं खड़ी रही और सब देखती रही, कुछ न कर सकी। मेरा प्यार उतना ही सच है जितना कि ईश्वर का अस्तित्व। जैसे सूरज का पूरब से उदय और पश्चिम में अस्त हो जाना। अब भी तुम्हें कोई प्रमाण चाहिए? उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, कुछ भी करके वे लोग राजी हो जाते, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था। सब कुछ बताया, नहीं माने। उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। कितने सवाल हैं जो उनके सामने खड़े हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है। उसने समझाया, क्या उस जवाब में सबको साथ लेकर नहीं चला जा सकता? मैंने सुझाया, जिंदगी है तुम्हारे IIT एंट्रेंस के MCQ नहीं, इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं होता। सभी सवाल अटेम्प्ट करने जरूरी नहीं होते, स्किप कर देते हैं। एक सवाल से जिंदगी नहीं बदलने वाली। समाज को जवाब मुझे नहीं उन्हें देना है। शायद बहुत आगे का सोच लिया था, देखा ही नहीं कि पैर के नीचे जमीन नहीं। नम आंखों से उसने कहा, आंखों में जो गुस्से का ज्वालामुखी था, कुछ देर में फूटकर प्यार के लावा में तब्दील होने को था। कुछ देर यूं ही दोनों बिलखते हुए वहीं बैठे रहे। फिर वह उठी और मुझसे नजरें चुराकर अपना सामान बांधने लगी। मैं किचन में चाय बना रहा था, पर शायद उसे लगा कि अब वह मेहमान है तो किचन में हाथ बटाने आ गई। बस 2 मिनट, बन गई। तुम बैठो, मैं लाता हूं। कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ी हूं। वैसे भी अब तो जिंदगी भर यहीं रसोई घर में खड़े रहना है। दबी सी हंसी हंसते हुए उसने कहा, मेरे हाथ की चाय मिस नहीं करोगी? मैंने पूछा, पर उसने मेरे सवाल को इग्नोर किया। फिर मेरे हाथ को देखते हुए बोली, ये हाथ को क्या हुआ? मैंने जवाब में अपनी गुल्लक से एक चिल्लर निकाली और गुलझारियात के लिफाफे में बांधकर उसे तोहफे में दे दी। तुम्हें याद है, कभी हम मिलकर रोटी बनाया करते थे, टेढ़ी मेढ़ी इंडिया के मैप जैसी। आटे के गोल लड्डू बनाकर तुम चकले पर बेलती थी, उन्हें गैस पर मैं चढ़ा देता था अपने इन्हीं हाथों से। उसी गैस स्टोव पर जला रहा था वह सपने जो तुमने दिखाए थे और मैंने देखे थे आंखें मूंद कर, पर जल न सके पूरी तरह। वो खत, वो तस्वीरें, मेरा हाथ पर अब पूरा जल चुका है। वह बस नीचे देखती रही, आंखें चुराती हुई। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो देखा उसकी आंखें लाल थीं और आंसू भी। फिर मेरा हाथ पकड़ते हुए उसने कहा, कसर थी, छिड़कने की कुछ नमक उस जले पर मेरे आंसू गिर गए, देखो तुम्हारे हाथों पर। वह कुछ देर यूं ही मुझे भारी पलकों से देखती रही। फिर पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में जैसे खुराफात आई और आंखें चमक उठीं। सब्र बांधा और हिम्मत जुटाकर घर पर फोन किया और कह दिया कि शॉपिंग खत्म नहीं हुई अभी, आज नहीं आ सकती। फिर अपने आंसू पोंछते हुए मेरी ओर बढ़ी और चुटकी बजाकर धौंस जमाते हुए बोली, बस आज की ही रात है, कल सुबह सब खत्म। अब तुमने जो बोलना था बोल दिया, अब चुप। बहुत सुन ली तुम्हारी ये बकवास। इधर देखो, मेरी तरफ देखो।
अब अगर एक भी आंसू निकला ना, आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। छोड़ोगे नहीं मुझे इतनी आसानी से तुम, लीच कहीं के। कहाँ था ना फेविकोल का जोड़ है। कल सुबह तक, आज रात तो है। अच्छा, तुम्हें याद है वह गाना जो तुमने मुझे सुनाया था जब पहली बार हम डेट पर गए थे? आज जाने की जिद न करो। फरीदा खानम ने गाया था, ये तुमने मुझे बताया था। देखो जिद तुम कर रही हो। नहीं करूंगी, आज यहीं रुकूंगी। जिंदगी भर यहीं रुक जाओ, मैंने अनुरोध किया। काश रह सकती। वक्त को कहो न रुक जाए। तुम फिर शुरू हो गए। ये सब डायलॉग्स अपनी कहानी में लिखना। चाय की चुस्की लेते हुए उसने कहा, तुम पढ़ोगी कभी? अगर तुम खुद मुझे अपनी किताब भेजोगे। बिल्कुल। पर भेजूंगा किस पते पर, जहां आजाद रूह की झलक पड़े? आजाद रूह तो कैद हो चुकी है अपने ही बनाए पिंजरे में। एक पल को वह रुकी, फिर कुछ सोचकर बोली, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मुझे अपनी कहानी में वैम्प बना दोगे? तुम भी ना? सच बताओ। शायद लोगों के ऊपर छोड़ दूंगा, जैसा भी वो समझे। तुम समझते हो, मेरी आंखों में देखते हुए उसने कहा। समझता हूं, पर समझना चाहता नहीं। उससे नजरें चुराते हुए मैं बोला, रात को खाना खाकर देर तक आराम फरमाते रहे। टेप रिकॉर्डर पर वह कैसेट चला दिया जो खास तौर पर उसे देने के लिए रिकॉर्ड की थी, एक आखिरी तोहफे के रूप में। उससे पहले कि वो सभी लम्हे धूमिल हो जाते, सभी पुरानी तस्वीरें देखीं, वह सभी पुराने नगमे एक बार फिर सुने और साथ गुनगुनाए। मेरी चिल्लर सी कविताएं और नज़में उसने अपने पर्स से निकाली और फिर मिलकर दोहराई। एक आखिरी बार। हमारी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खत्म होने जा रही थी जहां से राहें बिछड़ना तय था। वह चाहती थी कि यह आखिरी मुलाकात एक हसीन ख्वाब हो। आखिर साहिर ने जो कहा था, वह अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत छलक रही थी। आज उस मोहब्बत की एक्सपायरी डेट थी, इसलिए जी भरकर उन आंखों के समुंदर में गोते लगाए। उन कोमल हथेलियों को देखता रहा जिन्हें थामकर चला करता था। उन हस्तरेखाओं में खुद को तलाशता रहा। उस शाश्वत सौंदर्य को निहारता रहा, बार बार, लगातार। सांवले से मेरे रंग में उसका श्वेत संगमरमरी सौंदर्य कुछ यूं मिला जैसे धीमी आंच पर उबल रही चाय की पत्तियों में मदर डेयरी का दूध घुल जाए। वह कुछ देर के लिए अपनी हथेलियों से मेरी आंखें मींच लेती। आंखों पर कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता और फिर जब अंधेरे का कोहरा छटता तो उसका खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के करीब आ जाता। बिल्कुल करीब, इतना करीब कि अब फर्क मिट चुका था। मैं और वह, अब हम एक हो चुके थे, जैसे शिव और शक्ति। यह एक सुनहरे स्वप्न सा था। कभी कभी वह मुझे चिमटी भी काटती, यह एहसास दिलाने के लिए कि यह है सपने सा खूबसूरत। पर सपना नहीं है। मुझे इस सपने को अभी जीना था, खुल के, जी भर के जीना था। इसके लिए अगर मर भी जाना पड़े तो मैं मर भी जाता, पर इस पल को जीना था जिंदगी भर। मैं रात भर रात को बीतने से रोकता रहा। कुछ देर में वह आंखें बंद करके सो गई। मैं उसे देखता रहा, वही भीनी सी मुस्कान आने वाली किसी भी उलझन से बेखबर उसकी आंखें, लाल से उसके गालों पर जमा कुछ ओस की बूंदें, बिखर कर चेहरे पर आते उसके बाल, गर्दन के ठीक नीचे एक तिल, माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, कानों पर लटकी वही रंग बिरंगी बालियां जिस पर मैं किसी बंदर की तरह झूलना चाहता था, किसी अमर बेल की तरह उस पेड़ से जिंदगी भर लिपट कर रहना चाहता था। अपनी लाल डायरी में मैंने वह सभी ख्वाहिशें संजो ली, पहली मुलाकात से लेकर आखिरी दरख्वास्त तक। रात ने आखिर भारी आंखों से अलविदा कह दिया। मैंने एक खत लिखकर सिरहाने छोड़ दिया। उस खत में कुछ बातें थीं जो मुझे सिर्फ उससे कहनी थी और किसी को नहीं। कुछ जगराते थे,
रिश्तों के कुछ बही खाते थे। कुछ पल थे जो मुझे सिर्फ उसके साथ बिताने थे।